नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। सबको दिखाई दे रहा है ना, सुनाई दे रहा है ना ठीक से? यस सर। ठीक है, अभी 12:10 हुई है। धीरे धीरे सब आ जाएंगे 2 मिनट में। हमने जहाँ कल छोड़ा था उधर से ही अभी हम शुरू करेंगे। छोटी सी कविता है, तो इसके लेखक है वीरेंद्र डंगवाल। और ये कविता जो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको कविता जैसा इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई आप सुर राग ढूंढने जाओगे तो इसमें नहीं मिलेगा। जो आप कह रहे हो राइमिंग वर्ड्स कविता में होते हैं, मतलब अलंकारिक कविता, वो ये नहीं है। इसमें कोई वर्णानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आपको सीधा साधा अगर कुछ पढ़ रहे हैं ऐसा ही लगेगा। जब कविता आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगता है कि हम पाठ का कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, इस तरह का लगेगा। लेकिन है ये कविता, छोटी सी कविता है। कल हम थोड़ी पढ़े थे एक पैराग्राफ। आज के दिन में ये कविता पूरी भी हो जाएगी, इसके प्रश्न उत्तरों की चर्चा भी हो जाएगी। मैंने जैसे आपको बोला कि ये हमारे UT2 के कोर्स, जो अभी मैंने भेजा आपको ग्रुप में, UT2 का कोर्स, उसमें ये फर्स्ट किताब के अंदर ये हमारा आखिरी चैप्टर है UT2 का। इसके बाद हम पढ़ेंगे संचयन में एक चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, सपनों के सिद्धिंग। और आखिर में पढ़ेंगे हम ग्रामर, जिसमें पदबंध और मुहावरे। और उसके बाद राइटिंग सेक्शन में तो आपको पता ही है, सूचना लेखन और विज्ञापन लेखन है, वो तो आप लिख चुके हो। सूचना लेखन आपके लिए नया है, वो आप अभी सीखोगे। तो इतना कोर्स जो है हमारे UT2 का है। बाद में जो दिन बचेंगे, शायद 23 अगस्त के आसपास आपकी UT2 होगी। तो जो दिन बचेंगे 10-15 दिन, उसमें हम रिवाइज करेंगे UT2 का कोर्स, रिवीजन करेंगे UT2 का, और बाद में आप UT2 दोगे। तो इस साल से तो वैसे भी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके हिसाब से 2 भाग में सिलेबस को बांट दिया गया है। अभी वो स्प्लिट हुआ सिलेबस आया नहीं है, जब आएगा तब आपको बता देंगे। लेकिन आपके लिए अच्छा है कि टर्म 1 में पढ़ा हुआ फिर याद नहीं रखना पड़ेगा। टर्म 2 में पढ़ा हुआ ही सिर्फ आप मार्च में सेंटर में जाके, बोर्ड के सेंटर में आप एग्जाम दोगे। लेकिन टर्म 1 का जो है वो भी एग्जाम कंडक्ट तो बोर्ड ही करेगा। टर्म 1 का एग्जाम जो है वो भी बोर्ड ही कंडक्ट करेगा। तो बोर्ड से पेपर आएगा, यहाँ पर आपको उसी टाइम जब वहाँ से पेपर रिलीज किया जाएगा ऑनलाइन, तो आपको यहाँ पर OMR शीट दी जाएगी। और OMR शीट में आपको जो है वो सर्कल डार्क करने हैं। 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से जो सही है। तो ये बड़ा कठिन है। जब आपको सब्जेक्टिव होता है पेपर तो मजा आता है कि भाई चलो निबंध लिख लिया, पत्र लिख लिया, सूचना विज्ञापन प्रश्न उत्तर जैसा भी आया 2-3 लाइन लिख दी, आधा तो आधा नंबर तो मिला, लिखा था उसका। लेकिन प्रॉब्लम आपको फर्स्ट टर्म में है, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है वो ऑब्जेक्टिव है, वो सब्जेक्टिव नहीं है। इसलिए आपको OMR शीट मिलेगी। OMR शीट में जो क्वेश्चन होंगे, आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से जो सही है वही टिक करना है। तो इसके लिए आपको पूरा ध्यान हर एक चैप्टर में देना पड़ेगा टर्म 1 में। क्यों? क्योंकि मान लो कि एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि उसके अंदर सवाल आया कि अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। उसमें निदा फाजली जी ने कौन से सिंधी के महाकवि का उल्लेख जो है वो किया है। तो आपको तो पता होना चाहिए कि चैप्टर के अंदर जो है हमने पढ़ा था कि सिंधी के महाकवि शेख हयात, नाम क्या है? शेख हयात। तो फिर 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको सही ऑप्शन जो है वो डार्क करना है। तो तकलीफ इसमें आपको होने वाली है। OMR शीट जो है ऑब्जेक्टिव एग्जाम, तकलीफ आपको इसमें होगी।
सॉरी। बाकी सेकेंड टर्म जो है वो तो सब्जेक्टिव है, और वो आप बोर्ड में जहाँ सेंटर तय होगा वहां जाके आप एग्जाम दोगे। तो इसलिए लेक्चर कभी मिस मत करो। यूनिट 2 अभी देखते हैं, अगर जो कोर्स है स्प्लिट होके आ जाता है, बाद में देखते हैं किस तरह से वो आपको मिल जाएगा एग्जाम से पहले कि किस तरह से एग्जाम ली जाएगी। पेपर पैटर्न जो होगा वो आपको बाद में मिल जाएगा। तो इसलिए पूरी तैयारी रखना, क्योंकि दोनों जो टर्म है 80 मार्क्स के पेपर होंगे, और बाद में उसका जो है 50% किया जाएगा। 40% टर्म 1 का, 40% टर्म 2 का, टोटल हो गया 80, और 20 मार्क्स का इंटरनल है। इसमें आपको बहुत कुछ करना है। आपको पोर्टफोलियो बनाना है, आपको सब्जेक्ट इंगेजमेंट में व्याकरण वगैरह के चार्ट मॉडल बनाने हैं, आपको जो है उसके अंदर क्लास टेस्ट वगैरह जो हम लेंगे उसकी भी 5% में गिनती होगी। आपका बुक चेकिंग वगैरह, अटेंडेंस, ये भी गिना जाएगा। तो बहुत कुछ है। कब मिले? क्या बेटा? यूनिट 1 के पेपर। देखो, यूनिट 1 के पेपर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस साल जो हुआ बाद में आपको घर पे दे देने के बाद गायब हो गए, किसी ने दिए नहीं, वापस देने आए नहीं, इसलिए पेपर किसी को नहीं मिलेंगे। मार्क्स मिल जाएंगे आपको। रिजल्ट यूटी 1 का जो है वो मिल जाएगा। वो मैं बात करूंगा मैम से कि अब यूटी 1 का रिजल्ट जो है वो आप दे दो 9, 10 दोनों, तो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन पेपर नहीं मिलेंगे। पेपर इधर ही रहेंगे हमारे पास एविडेंस के रूप में। चलो तो शुरू करते हैं। तो जिसके कवि है वीरेन डंगवाल। हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था ना पहला, कल पढ़ा हुआ आज भूल गए, कल पढ़ा हुआ आज भूल गए, ऐसा नहीं है ना। पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा था, सेकंड पैराग्राफ से बाकी है। फिर भी पहला पैराग्राफ जो है वो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि छोटी छोटी लाइनें हैं। लड़कियां हैं कि नहीं है आज क्लास में? आवाज नहीं सुनी आज किसी की? सर है। अच्छा, ये कौन बोला? निष्ठा? यस सर। हाँ, आयुषी नहीं आई लगती आज। चलो, तो पहला पैराग्राफ जो है, कंपनी बाग के मुहाने पर घर रखी गई यह 1857 की तोप। मैंने आपको कल ही बताया, कंपनी बाग मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बाग है, बगीचा है, उसके मुहाने पर, मुहाना मतलब प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार के ऊपर तोप जो है उसको रखा गया है, जो 1857 की है। 1857 की, जिस विप्लव के अंदर टीपू सुल्तान जो है, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। लेकिन मैंने जैसे कहा आपको, वैसे ही हमारे कुछ चापलूसी करने वाले लोग थे अंग्रेजों के साथ, इसलिए 90 साल और इंतजार करना पड़ा। इसकी होती है बड़ी संभाल। ये तोप जो है इसकी संभाल, इसकी देखरेख बड़ी अच्छे से होती है, क्योंकि विरासत में मिले कंपनी बाग की तरफ। विरासत में जैसे कंपनी बाग मिला है, विरासत में जैसे ये तोप मिली है, तो विरासत यानी कि हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें जो मिला हुआ, तो ये विरासत कैसी विरासत है? ये तो जो है वो राष्ट्रीय धरोहर है। मतलब देश को ऐसी विरासत मिली है जो किसी एक की नहीं है, सभी देशवासियों की है, आपकी, मेरी, सबकी, और इसको संभालने की जिम्मेदारी सबकी है। आप कहीं घूमने गए होंगे ऐसे हेरिटेज वगैरह देखने के लिए, जो सरकार के अंडर में आता है, तो वहां पर लिखा होगा कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और इसको संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। मतलब इस पर कुछ लिखो नहीं, तोड़ो फोड़ो नहीं, गंदा मत करो, ऐसा, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब हम सबकी है और ये विरासत है, ये हमारा इतिहास है।
तो इसको नुकसान मत पहुंचाओ। तो यहाँ कहा गया है कि इसकी होती है बड़ी संभाल विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। जैसे कंपनी बाग की तरह ये तोप जो है उसको भी साल में चमकाई जाती है 2 बार, साल में 2 बार। यानी कि मैंने आपको कहा राष्ट्रीय पर्व जब हमारे आते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी, उस समय जब बगीचे को बाग को साफ किया जाता है, उसकी संभाल रखी जाती है, उसी तरह 2 बार साल में तोप को भी चमकाया जाता है। जो लोग देखने आते हैं सैलानी, हर दिन जो टूरिस्ट है वो देखने के लिए आते हैं। तो ये हमारी विरासत है, इसको हम बड़े संभाल कर रखते हैं। ये हमारा इतिहास बताती है, हमारा इतिहास। जैसे हमारे बाप दादाओं ने 1857 के अंदर इन्हीं तोप ने, क्योंकि इस तोप का प्रयोग अंग्रेजों ने किया होगा, और इन्हीं तोप के कारण, युद्ध के कारण, अंग्रेजों के सामना करने के कारण हमारे कितने पूर्वज जो है वो शहीद हो गए हैं। उन्होंने अपनी जो है अपना सर्व सब कुछ जो है अपना सर्व न्यौछावर कर दिया देश के लिए। कितना खून बहा होगा, कितने लोग जो है उसके अंदर शहीद हुए होंगे। ये पूरा इतिहास जो है इस तोप को देखकर याद आता है। तो ये हमारा इतिहास बताती है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ जहां हम पहुंचे थे वहीं से शुरू कर रहा हूं। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तो। देखो, सुबह शाम मतलब पूरे दिन, सुबह से लेकर शाम तक जितने भी सैलानी आते हैं, जितने भी टूरिस्टर आते हैं घूमने के लिए, जितने भी प्रवासी लोग आते हैं, उनको ये तोप जो है वो बताती है। क्या बताती है? देखो, उन्हें बताती है ये तोप कि मैं बड़ी जबर, क्या कहती है कि मैं बड़ी जबर, यानी मैं बड़ी जबरदस्त हूं, कि मैं बड़ी जबर, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। क्या कह रही है तो कि मैं बड़ी जबर हूं, मैं बड़ी ताकतवर हूं, कि मैंने उड़ा दिए थे अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे। मतलब जो बाहुबली लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो सुरवीर लोग हैं, अच्छे अच्छे सुरमाओं के मैंने धज्जे उड़ा दिए थे अपने जमाने में। अपने जमाने में मतलब इसका जमाना कब था तोप का? हाँ, 1857 में इस तोप का जमाना था। क्यों जमाना था? क्योंकि उस समय का सबसे बड़ा हथियार अगर कोई है तो वो ये तोप थी। अगर कोई बड़ा हथियार था तो ये तोप थी, और इससे सारे हथियार छोटे थे। ये तोप ही ऐसी थी जिसमें गोले दागे जाते थे, मशाल से आग लगाई जाती थी, और जो है गोला बारूद जो है वो फटता था, और बेचारे सामने जो लोग हैं वो मर जाते थे। तो सबसे बड़ा हथियार उस समय ये तोप गिनी जाती थी। बाकी युद्ध के अंदर तलवारों से युद्ध होता था, ज्यादातर आमने सामने तलवारों से, और कई जो सैनिक थे अंग्रेजों के, उनके पास बंदूकें थी। वो भी कैसी बंदूकें? आज जो टेक्नोलॉजी वाली ऑटोमेटिक राइफल जो आ गई है वैसी नहीं कि ट्रिगर दबाया और सेकंड में कितने सारे फायरिंग हो जाते हैं। वो बंदूक कैसी थी? जो कार्टिज होता है, पहले बंदूक को खोली जाती है, बाद में उसमें एक कार्टिज डाला जाता है, बाद में बंदूक को बंद किया जाता है, बाद में घोड़ा जो है खींचा जाता है, बाद में ट्रिगर दबाया जाता है। कितनी देर लगती है तब जाके एक फायरिंग होता है। तो उस टाइप की बंदूकें उस समय जो है युद्ध के दौरान प्रयोग में ली जाती। वो बंदूक आपने देखी होगी, देखी है पुरानी वाली बंदूकें? यस सर। यस सर। तो उस बंदूक में आगे छुरा भी होता है। बंदूक के आगे जो उसका बंदूक का मुंह होता है वहां से छुरा होता है। यानी कि जब गोली भरते समय अगर देर हो गई, क्योंकि एक एक गोली भर के फायरिंग करना होता था उसे, तो अगर कोई दुश्मन सामने तुरंत आ गया तो वो उसी बंदूक से सीधे सामने वाले दुश्मन के पेट में छुरा भोंक देते थे। बंदूक के आगे छुरा लगा हुआ होता था पहले के जमाने में। यस सर। ऐसी बंदूक पिक्चर में था। हाँ, तो वो समय जो है उस समय ज्यादातर युद्ध तलवारों से होते थे। कई कई जगह पर बाद में अंग्रेजों ने ये बंदूकें जो है उसका इस्तेमाल किया।
लेकिन सबसे बड़ा हथियार जो है वो तोप हुआ करती थी। तोप यानी सबसे बड़ा हथियार, एक साथ बहुत सारे लोगों को मारना हो तो तोप का प्रयोग किया जाता है। इसलिए तोप का वो जमाना था, तोप की बोलबाला थी। तोप के कारण तोप से बहुत लोग डरते थे, तोप से हजारों लोग मरते भी थे। तो इसीलिए तोप ने कहा कि मैं बड़ी जबर, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। वो कह रही है कि वहां पड़ी पड़ी सारे सैलानियों को, टूरिस्टों को वो दिखा रही है, प्रवासी लोगों को कह रही है, इतिहास बता रही है कि मेरा भी एक समय था जब मैं अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे उड़ा देती। उसके बाद का पैराग्राफ है, अब तो बहरहाल, पहली लाइन है अब तो बहरहाल। बहरहाल का मतलब होता है बुरा हाल, बहरहाल का मतलब होता है, लिखते जाना पेंसिल से, बहरहाल का मतलब होता है बुरा हाल। अब तो कह रही है कि अब तो मेरा बुरा हाल। छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो, छोटे लड़कों की घुड़सवारी, घुड़सवारी मतलब क्या, घोड़े की तरह तो छोटे बच्चे उसके ऊपर बैठ जाते। वो तोप जो है वो खिलौने जैसी बन गई। माँ बाप जो है बच्चे को उठा के तोप पे बिठा देते हैं, फोटो खींचते हैं, यानी तोप की घोड़े सवारी मतलब घुड़सवारी हो रही है। घोड़े पर जैसे बच्चे बैठते हैं वैसे बिठा दिया जाता है। यानी जिस तोप से लाखों लोग डरते थे, मरने का डर लगता था, उस तोप को आज खिलौने की तरह उस पर बच्चे जो है वो घुड़सवारी करते हैं, बैठ जाते हैं। तो छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो, फारिग जो है उर्दू शब्द है, फारिग हो मतलब मुक्त हो, फारिग मतलब मुक्त, फ्री। जब वो घुड़सवारी से फ्री होती है तो मुक्त होती है, तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। जब बच्चे नहीं बैठते, घुड़सवारी नहीं करते, सैलानी नहीं होते, उस समय चिड़िया तोप के ऊपर बैठ जाती है। बहुत सारी चिड़िया बैठकर गपशप करती हैं, बातें करती हैं तोप के ऊपर। उसको बिल्कुल डर नहीं है तोप का। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती है। जो चिड़िया है वो कभी कभी शैतानी करती है, बहुत मस्ती में चढ़ जाती है, तो जहां से फायर होता है, तोप का मुंह होता है, उसके अंदर भी घुस जाती है चिड़िया, बिल्कुल डर नहीं है, वो उसके अंदर भी बैठ जाती है सारी चिड़िया। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गोरैया, खास करके जो छोटी छोटी चिड़िया होती है। देखिए ना गोरैया, कि नहीं, गोरैया देखी चिड़िया? नो सर। बड़ी नाजुक सी, कोमल सी, छोटी सी चिड़िया होती है। आपने नॉर्मली जो चकली जो भी ने इन्हें, दूसरी उससे छोटी चिड़िया होती है। मेल जो होता है उसे गोरा कहा जाता है, फीमेल जो होती है उसे गोरैया कहा जाता है। तो ये जो गोरैया है वो तोप के अंदर बैठ जाती थी, छोटी छोटी होती है, इतनी इतनी। वो चिड़िया जो है उसके ऊपर बैठकर गपशप करती हैं, बातें करती हैं, और कभी कभी ज्यादा मस्ती में तो वो तोप के मुहाने के अंदर, मतलब मुंह के अंदर, तोप का जहां से फायरिंग होता है वो मुंह होता है, उसके अंदर चिड़िया बैठ जाती है, गोरैया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उसको जरा सा भी डर इस तोप का नहीं है, बच्चे मजे उठा रहे हैं घुड़सवारी के। चिड़िया जो है उसके ऊपर बैठ जाती है, अंदर भी घुस जाती है। तो आखिरी दो लाइन है इस कविता की कि वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो, वे बताती है मतलब कौन, वे मतलब कौन, चिड़िया। चिड़िया, बराबर। चिड़िया बताती है कि दरअसल, दरअसल मतलब हकीकत में, दरअसल का मतलब होता है हकीकत में। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। यानी ये चिड़िया ये दर्शाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी तोप हो, लेकिन एक समय आता है जब उसका मुंह बंद हो जाता है। अभी हाल में, अब मतलब क्या, वर्तमान समय, अब उसका बुरा हाल है तोप का। बच्चे उसके ऊपर बैठकर घुड़सवारी करते हैं, चिड़िया भी बैठ जाती है, अंदर घुस जाती है। लेकिन अभी जो है जिसका बुरा हाल, वो एक जमाने की बड़ी मशहूर तोप हुआ करती थी, ये हमारा इतिहास बताता है। लेकिन आज उसका डर बिल्कुल नहीं है। इसलिए आखिरी दो लाइन में कहा गया
कि वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। एक समय ऐसा आता है जब उसका मुंह जो है वो बंद हो जाता है। तो इससे हमें सीख क्या मिली? इससे हमें सीखने के लिए क्या मिला? सीखने के लिए ये मिला कि इस तोप कविता से हमें कवि ने ये समझाया है कि चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितना पावर हो, पैसा हो, कुछ भी हो, अभी उसका समय है, लेकिन एक समय तो ऐसा आएगा जब उसका मुंह बंद हो जाएगा, मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। जैसे आज तोप की नहीं है, बच्चे ऊपर बैठकर खेलते हैं, चिड़िया जो है अंदर भी घुस जाती है, वैसे ही जो वो व्यक्ति है चाहे कितना भी अभिमानी हो, पैसे का, पावर का, लेकिन एक समय ऐसा आता है उसे इस तोप की तरह बिल्कुल लोगों को देखने का एक सामान बन जाती है। वैसे ही व्यक्ति का अभिमान जो है वो चूर चूर हो जाता है, वो ठिकाने लग जाता है, एक दिन तो मुंह बंद हो ही जाता है, कोई उससे डरता नहीं। तोप से पहले लाखों लोग डरते थे, लेकिन अभी बच्चे भी नहीं डरते, चिड़िया भी नहीं डरती। तो ऐसे ही जो बड़े लोग हैं, अभिमानी लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ हम ही है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसका भी मुंह बंद हो जाता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, वो मजाक की चीज बन जाती है। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि आपको जो है वो सीख ये मिली तोप से कि ये भले अपना इतिहास बताती है, वो कहती है कि मैं एक बड़ी तोप थी, मेरे से अच्छे अच्छे सुरमा जो है वो डरते थे, मैं उनके धज्जे उड़ा देती थी एक जमाने में, जब उसका समय चल रहा था तब, लेकिन अब उसका समय चला गया। तो ऐसे ही व्यक्ति का समय भी चला जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी चीज पर अभिमान, अहंकार नहीं करना चाहिए। ये हमें सीखने के लिए मिला। तोप जैसी तोप चूक हो जाती है तो हम कौन सी बड़ी तोप है? क्या आप हो? आप में से है कोई बड़ी तोप? देखो हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। हम कहते हैं ना कि तू कह तू बड़ी तोप है, झगड़ा करते हैं तब नहीं कहते हैं तू कह बड़ी तोप है? यस सर। हाँ, तो ऐसे ही ये तोप जो है वो हमें यही सिखाती है कि समय सबका होता है, लेकिन उस समय गर्व नहीं करना चाहिए, अभिमान, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में एक समय ऐसा भी आता है जब मुंह बंद हो जाता है, चुप होना पड़ता है, आपका कुछ नहीं चलता। जैसे अभी तोप का कुछ नहीं चलता, सिर्फ सैलानियों के देखने के लिए एक साधन बन चुका है। वैसे ही व्यक्ति का भी हाल ऐसा ही हो जाता है, समय सबका बदलता रहता है। कहने का मतलब ये है। तो अब इस कविता में किसी को कोई डाउट है? बाद में मैं प्रश्न उत्तरों की चर्चा शुरू करता हूँ, क्योंकि इसके सिर्फ 4 ही क्वेश्चन हैं और चारों के जवाब जो है आपको आ ही जाएंगे, इजी है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। लेकिन अभी किसी को कोई डाउट है इस कविता के अंदर तो आप पूछ सकते हो। है किसी को कोई डाउट? मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। किसी को कोई डाउट है भाई साहब? आपसे पूछ रहा हूं मैं। नो डाउट सर। आपको किसी को कोई डाउट नहीं है तो एक काम करते हैं, फिर प्रश्न उत्तरों की चर्चा शुरू करते हैं। पता चल जाएगा आप किस प्रकार के जवाब जो है वो देते हो, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन है इस कविता में। छोटी सी कविता है, 4 क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना है। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल। उससे पहले एक बात बता देता हूं मैं आपको, ये तोप जो है कविता, उसमें कहा गया है कि जो हमें विरासत में मिलता है उसको हम संभालते हैं। तो हिंदुस्तान में ऐसी हजारों चीजें होंगी, हजारों स्थान होंगे जहां जो हमें अपनी विरासत में मिले हुए हैं अपने पूर्वजों से, जिसको हमें संभालना चाहिए, लेकिन हम संभालते नहीं हैं क्योंकि सरकार भी संभाल नहीं पाती, पब्लिक समझती नहीं है। पब्लिक वहां पर पूरे के लिखती रहती है,
पान मावा खा के पिचकारी लगा के लेती है, कहीं जो मिला तोड़ लेती है, ऐसा बहुत कुछ है। तो आप मुझे कोई 4-5 ऐसी राष्ट्रीय धरोहर जो है हमारी, उसके नाम दे सकते हो? पता है आपको? वैसे तो हजारों है, लेकिन मैंने आपको 4-5 नाम पूछे। बता सकते हो कोई? आयरन पिलर। क्या? रेड फोर्ट। लो स्तंभ की बात कर रहे हो? यस सर। 4 मुख वाले शेरों का स्तंभ है जो हमारे करेंसी के ऊपर आता है, 4 मुख वाले, वो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। सांची का स्तूप है, वो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। इंडिया गेट है, वो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। गेटवे ऑफ इंडिया है, वो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। गुजरात में देखें तो अहमदाबाद में सीदी सैयद की जाली है, तो वो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। पाटन में रानी की वाव है, तो वो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। जो है जहां जहां उसको संभालने की, अच्छा रखने की जिम्मेदारी हर एक की है, क्योंकि ये किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, ये राष्ट्रीय प्रॉपर्टी है, सरकारी है, पब्लिक जो है उनकी है, मतलब हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। और ऐसी हजारों है हिंदुस्तान के अंदर जिसको संभाल के रखना चाहिए, ताकि जो इतिहास वो हमारा बता रही है, जो हमें समझा रही है कि ये हमारा इतिहास था, हमारे यहाँ ऐसे लोग थे, इन्होंने ये युद्ध किया था, इनसे जीते थे, इन्होंने बलिदान दिया था, ये सारी चीजें कहाँ से हमें मिलती हैं? उन्हीं राष्ट्रीय धरोहर से। वही हमारा इतिहास बताती है कि ये राजा का समय था, ये बादशाह का समय था, ये समय था, ये आज से 1000 वर्ष पूर्व, 2000, 5000। सोमनाथ का मंदिर है, द्वारिका का मंदिर है, क्या है? हमारा इतिहास है, हमारा इतिहास है। ताजमहल है, क्या है? हमारा इतिहास है। उसको देखकर आपको अपने भारतीय इतिहास, भारत के अंदर कैसे कैसे लोग पैदा हुए, क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको उसी से समझ में आएगी, इतिहास जानने को मिलेगा। आप मैसूर में जाओगे, मैसूर पैलेस देखोगे, मैसूर पैलेस, तो आपको किसका इतिहास मालूम पड़ेगा? बोलो। कर्नाटक। हाँ, टीपू सुल्तान। कर्नाटक में जब आप मैसूर में जाओगे तो मैसूर में आपको जो मैसूर पैलेस देखने के लिए मिलता है, तो आपको टीपू सुल्तान का इतिहास देखने के लिए मिलेगा। अंदर से पूरा सोने का है, अंदर से, बाहर से नहीं। बाहर से तो शायद लूटपाट करके लोग ले जाते, अंदर से वो सोने का है। टीपू सुल्तान की सोने की तलवार है, अरबों रुपए में बिकती है। तो ये सारी चीजें कभी देखने जाओ तो पता चले इतिहास। राजस्थान में जाओगे, बड़े बड़े रजवाड़े हैं, उदयपुर में, जयपुर में, मेवाड़ में, तो वो क्या है? वो हमारा इतिहास बताने वाली धरोहरें हैं कि महाराणा प्रताप थे, उन्होंने ये हल्दी घाटी में युद्ध किया था, ये इनका महल। पृथ्वीराज चौहान ऐसा राजा था, इसने ये युद्ध किया, यहाँ पे युद्ध किया। ये सारा इतिहास वही धरोहरें जो है वो बताती है, तो उसको संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। और सबका समय आता है, उनका समय था, चला गया। अभी वर्तमान समय है, हमारा समय है, चला जाएगा। समय बदलता ही जाएगा, आगे आगे चलता जाएगा, लोग बदलते जाएंगे, इतिहास बदलता जाएगा। चलो, तो प्रश्न उत्तर शुरू करें। रेडी हो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है
विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल इसलिए होती है क्योंकि वे चीजें हमें अपने पूर्वजों से मिली होती है, और विरासत में मिली चीजें हमें इतिहास बताती है। बराबर है, बराबर है। उससे हमें जानने के लिए मिलता है, वो इतिहास बताती है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने कितना संघर्ष किया है, कितना अंग्रेजों के सामने संघर्ष किया, कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने लोगों ने अपना खून बहाया। ये पूरा इतिहास, वही धरोहरें जो है, विरासत में मिली चीजें वही बताती है हमारे पूर्वजों का इतिहास, जो उन्होंने संघर्ष किया। वो इतिहास हमें इन्हीं चीजों से पता चलता है। चलो दूसरा है, इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है? इस कविता में हमें तोप के विषय में यह जानकारी मिलती है कि यह तोप अंग्रेजों के जमाने की है। अंग्रेजों द्वारा 1857 में इसका प्रयोग शक्तिशाली हथियार के रूप में किया गया था, पर आज के जमाने में तोप की कोई अहमियत नहीं रह गई है और इसे केवल एक खिलौने के माध्यम से देखा जाता है। बच्चे इस पर घुड़सवारी करते हैं और चिड़िया और गौरियां इसके भीतर घुस जाती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी शक्तिशाली कितना भी क्यों ना हो, एक न एक दिन उसे धराशायी होना ही पड़ता है। बराबर है, लेकिन सीख वाला सवाल इसमें था नहीं, वो सवाल बाद में आएगा। देखो तीसरा सवाल ये है, कंपनी बाग में रखी तो क्या सीख देती है? तो तूने दोनों जवाब साथ में बोल दिए। अब इसका जवाब दो तीसरे का। चलो, कंपनी बाग में रखी तो क्या सीख देती है? बोलो, अब बोलना है आपको। तोप से क्या सीख मिलती है? हमें तोप से यह सीख मिलती है कि कोई भी कितना शाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसकी शक्तियों से उसको धराशायी होना ही पड़ता है। मतलब कोई भी कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, कितने लोग उससे डरते क्यों ना हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसको ध्वस्त होना ही पड़ता है, टूटना ही पड़ता है। उसकी जो कीमत है, उसकी जो वैल्यू है, उसका जो डर है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि समय जो है वो बदलता रहता है। व्यक्ति आज कोई पावर में है, पैसे वाला है, समय उसका है, लेकिन जब समय आगे बढ़ेगा, समय बदलता जाएगा। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि ना उसके पास कुछ पैसे हैं ना पावर, यानी उसका मुंह जो है वो बंद हो गया। समझो, एक समय उसकी तूती बोलती थी, लेकिन अभी कुछ नहीं है। तो इसी तरह तोप जो है वो, उससे हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी को अभिमान, अहंकार किसी भी चीज पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय जो है वो परिवर्तित है, बदलता रहता है। कभी आपका समय है, उस समय आपने गर्व, अभिमान, अहंकार दर्शाया, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि आप मजाक के पात्र भी बन जाओगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। जैसे तोप के ऊपर बच्चे बैठ के घुड़सवारी करते हैं, लेकिन एक जमाना तोप का था जब लाखों लोग उससे डरते थे, हजारों लोग उसके तोप के गोले से मरते भी थे, लेकिन अभी चिड़िया उसके अंदर बैठ जाती है, गपशप करती है, बच्चे घुड़सवारी करते हैं। तो ये समय समय की बात है, यही हमें ये तोप जो है वो सिखाती है, सीख देती है। चलो आखिरी क्वेश्चन है, कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है, ये 2 अवसर कौन से होंगे? बड़ा इजी सवाल है। तो 2 अवसर है 15 अगस्त और 26 जनवरी। जवाब कैसे देते? कविता में तोप को चमकाने की बात की गई है, और यह 2 अवसर है 15 अगस्त और 26 जनवरी। बराबर है, और ये दोनों हमारे राष्ट्रीय पर्व है। इन दोनों दिन जो है तोप को चमकाया जाता है। ऐसे आपको व्यवस्थित रूप में जब आप जवाब लिखोगे, शब्दों का प्रयोग अच्छे से करोगे, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं है। आपने अगर पाठ को, कविता को अच्छे से समझा है,
तो आप शब्दों का ज्ञान धीरे धीरे बढ़ाते चलो। आप भी एक अच्छी भाषा में, सुधरी हुई भाषा में, व्याकरणिक भूल किए बगैर अच्छे से जवाब लिख पाओगे, पूरा जवाब मस्त लिख पाओगे। लेकिन कब? जब आप रेगुलर होंगे, आप मेहनत करते होंगे, आप मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनते होंगे, तो कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जब मैं शब्दों के अर्थ बता रहा हूँ, कठिन शब्दों के अर्थ, और मैं कह रहा हूँ कि आप पेंसिल हाथ में रखो, लिखते जाओ, लेकिन आप बड़े आराम से लेटे हो बेड के ऊपर, और फिर आप जो यहाँ पर ऐसे लेटकर घर में मोबाइल ज्वाइन करके क्लास और फिर बैठ गए हो, तो इसका कोई मतलब नहीं है। पढ़ो, मगर ध्यान देकर पढ़ो, नए शब्दों को सीखो, नए शब्द जहाँ आते हैं उस पर पूरा ध्यान दो। इसका अर्थ ये है, मुहावरे आते हैं, मुहावरों पर ध्यान दो। तो ये सीखना जो है वो जरूरी है। अभी 10 मिनट बाकी है, तो सर हमें रिजल्ट कब मिलेगा यूनिट 1 का? वही तो मैंने बोला बेटा शुरुआत में, मैं आज अभी मैम अभी बुला ही रहे हैं, मुझे मासी बुलाने आई थी, तो मैं उधर जाता ही हूँ, उनको बोलूंगा कि बच्चे जो है यूटी 1 का रिजल्ट मांग रहे हैं, तो अभी 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट जो है वो बच्चों को दे दो। मतलब मार्क्स जो है वो जिन्होंने एग्जाम दी है, कई लोगों ने तो दी ही नहीं है, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है मार्क्स से, रिजल्ट से, वो बाद में उनको पता चलेगा इंटरनल के टाइम। लेकिन जिन्होंने दी है उनके मार्क्स जो है उनको मिल जाएंगे। तो अब इस कविता में किसी को कोई डाउट? नो सर। तो No, यहाँ पर जो है हमारा UT2 का स्पर्श का कोर्स जो है वो खत्म। अब हमारा एक बड़ा चैप्टर बाकी रहा, संचयन का सपनों के से दिन। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम वही शुरू करेंगे, इसलिए आप संचयन लेके ही बैठना। दूसरा चैप्टर जो है सपनों के से दिन, वो हम शुरू करने वाले हैं। वो पूरा होगा, लंबा है, लंबा चलेगा, वो पूरा होगा। बाद में ग्रामर के 2 चैप्टर हैं, मतलब मुहावरे, जिसकी तैयारी आपको पढ़कर करनी है, मैं समझा दूंगा आपको, और पदबंध, और राइटिंग सेक्शन में सूचना लेखन और विज्ञापन लेखन। कोर्स पेपर तो आज मैंने भेज दिया है, आप देख लेना, उतना बाकी है, अभी चलेगा। और वो खत्म होने के बाद हम UT2 का रिवीजन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अब से क्या लेके बैठना है? संचयन। आज का जो आपका होमवर्क है वो है 4 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 4 ही है, छोटी सी कविता, 4 क्वेश्चन। ये 4 प्रश्न जो है वो आपके होमवर्क में है, आप अपनी फेयर बुक में लिख लेना। और अब मुझे लगता है जल्द स्कूल जो है वो शुरू हो जाएगी, जैसे 12th की हुई है वैसे 10th की भी हो जाएगी। तो आप अपनी जो फेयर नोटबुक्स हैं सारे सब्जेक्ट की, वो रेडी ही रखना, क्योंकि फिर चेकिंग का टाइम आएगा। अगर आपको इंटरनल मार्क्स अच्छे चाहिए, आपको अपना भविष्य अच्छा बनाना है, तो रेगुलर रहना बड़ा जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो आज अब 5 मिनट के लिए हम नया चैप्टर शुरू नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में संचयन का जो सपनों के से दिन है वो शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलो बच्चों, धन्यवाद।